बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी हलकों में ऐसा कहा जा रहा है कि सितमगर होगा। इस मौसम में इस महीने में जो मौसम की तब्दीली है वो सियासी जमातों पर भी असरअंदाज होगी। ये तब्दीली क्या हो सकती है? तहरीक इंसाफ अभी से इन खदशात का इजहार कर रही है। इमरान खान साहब को लगता है कि -1 की एक बार फिर से साजिश की जा रही है और इसी हवाले से कुछ बातें फवाद चौधरी साहब ने भी की हैं। आज इन्हीं सारे मामलात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में बहुत से फैसले किए गए। तहरीक इंसाफ अब क्या कुछ करने जा रही है, ये जो सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इसके अब खिलाफ तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। और क्या वाकई इन बातों में कोई सदाकत है, कोशिश हो रही है -1 करने की तहरीक इंसाफ में, इस पर हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। साद रसूल साहब और अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अदील वड़ाई साहब, ये जो सितंबर होगा, सितंबर का महीना, तहरीक इंसाफ इससे आपको सबसे ज्यादा खौफजदा दिखाई दे रही है? ये जो इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं -1 की, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट करने की उन्हें कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है कि इनमें कुछ सदाकत है, वाकई में ऐसा होने जा रहा है? देखें, इमरान खान और इनकी जो जमात है वो जो -1 की बात कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ है उन पे जब फ़र्द जुर्मायत करने का फ़ैसला हो गया है, उसके बाद से इन बातों ने तक़वियत पकड़नी शुरू की है जी। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि ये तवक्को नहीं कर रहे थे। इनके जो इनका अपना असेसमेंट थी वो ये थी कि फ़र्द जुर्म की स्टेज नहीं आएगी, वो स्टेज आ गई। अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि -1 किया जा रहा है, -1 कौन कर रहा है? ये -1 तो खुद इमरान खान साहब ने, अगर इस केस से -1 होना है तो ये तो वो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। इसमें तो ये रियासत बनाम इमरान खान केस नहीं है, इसमें तो रियासत अब प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा करेगी। आगे जाके जब अटॉर्नी जनरल जब चार्ज फ्रेम होगा उसके बाद उनका काम शुरू होगा, वो एविडेंस लेकर आएंगे। लेकिन इस स्टेज तक मामलात खुद खान साहब लेकर आए। कल की जो प्रोसीडिंग थी उस प्रोसीडिंग में 6 मरतबा अदालत ने उन्हें मौका दिया जी कि वो किसी तरीके से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लें, जो उन्होंने नहीं मांगी। उसके बाद मुआवनीन ने ऐसा माहौल पैदा किया कि खान साहब मुआफ़ी मांग लें, उन्होंने नहीं मांगी। जो मुआवनीन बात कर रहे थे कि खान साहब जो हैं उनको मुआफ़ कर दिया जाए, वो ये भी कह रहे थे कि खान साहब अगर मुआफ़ी मांगते हैं उन्हें मुआफ़ कर दिया जाए, इनका केस ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। आज भी जो इजलास हुआ है, आज के इजलास में इसके कानूनी पहलुओं पर जो गौर किया गया है कि आगे हमने करना क्या है, उसमें भी यही तय हुआ है, अभी तक यही तय हुआ है, मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी और आगे चल के इस कानूनी मामले को सियासी अंदाज में लड़ने का फैसला किया गया है। कल का जो जलसा होगा खान साहब का, उसमें खान साहब जो है वो कोई कॉल भी दे सकते हैं और उसमें खान साहब अपने हतमी लाहा अमल का ऐलान करेंगे। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये तय किया है कि इस मामले को अदालतों में, अब चूंकि खुद खान साहब इस नहज पे ले गए हैं कि अब यू टर्न लेना इतना आसान नहीं है। अब मुआफ़ी मांगी जाएगी तो उनकी टीम कह रही है अब सुबकी होगी, अगर मुआफ़ी मांगनी थी तो पहले मांग ली जाती। अब अगर मुआफ़ी नहीं मांगते तो उस सूरत में उनकी लीगल टीम ने यह बताया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उन्हें नजर आ रहा है कि इस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो डिस्क्वालीफाई अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो होंगे, लेकिन इसका वो हल सियासी निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि खान साहब एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जो कि इस नहज तक मामलात पहुंचाने में भी उनकी अपनी हिकमत अमली थी। इसमें कोई साजिश नहीं, कोई किसी का हाथ नहीं। इसमें तो जज साहिबान ने नोटिस लिया, इंस्टीट्यूशन ने नोटिस लिया, उसमें उनको मौके दिए गए, 10 के करीब मौके 2 समातों में दिए गए। कल कमेंट आ गया, आपने कहा कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। और आप कहते आए हैं बार बार के अदालती मामलात को अदालत में ही हल होना चाहिए, सियासी मैदान में नहीं, और सियासी मामलात को सियासी मैदान में हल होना चाहिए। अदील वड़ाई साहब जो खबर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अब ये तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इस कानूनी जंग को जो है वो सियासी मैदान में लड़ा जाए। ये स्ट्रेटजी मजीद कितना नुकसान पहुंचा सकती है खान साहब को और उनकी जमात को?
देखिए, हमारा पिछले जब से सियासी मामलात को अदालत के अंदर पिछले 5-1 साल से, ख़ास तौर पे पैनमा के बाद से जब से सियासी मामलात को अदालतों के अंदर लड़ा जा रहा है, उस वक़्त से मेरा हमेशा से कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि अदालती मामलात का एक कानूनी जवाब होना चाहिए, कानूनी चाराजोई उसके ऊपर करनी चाहिए, कानूनी उसकी कोई दलाइल देने चाहिए। अदालती महाज के ऊपर जो मसाइल हैं उनको पब्लिक अफेयर के अंदर आप नहीं लड़ सकते। हाँ, दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, दोनों चीज़ें कनेक्टेड हो सकती हैं। अगर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए एक कानूनी और अदालती महाज पे तो उसका सियासी इम्पैक्ट होगा, लेकिन इमरान खान साहब की जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स है वो इस वजह से ख़त्म नहीं हो सकती कि उनके जलसे में 2 लाख बंदे आ गए हैं या 10 लाख बंदे आ गए हैं या 5000 बंदा आ गया है। इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं। कानूनी चीज़ों का कानूनी जवाब होना चाहिए और सियासी चीज़ों का एक सियासी जवाब होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब की और उनकी सियासी जमात की ये स्ट्रैटेजी है कि हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ जो काम चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिन पे उनके ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम होने जा रहा है, कि हम उनको जलसों के थ्रू काउंटर कर सकेंगे, तो वो कानून को भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बात करते हुए मैं दूसरी गुजारिश भी करना चाहता हूँ, जो कि कल से क्योंकि इस पर थोड़ी सी बात हो रही है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ऑन द रिकॉर्ड है कि मेरे ख्याल में ये जो चार्ज फ्रेम करने का जो ऑर्डर है कि 22 तारीख को चार्ज फ्रेम किया जाएगा, मेरे ख्याल में बसद एहतराम अदालत का ऑर्डर है, हम उसे तस्लीम करते हैं, हमेशा अदालत के ऑर्डर्स को तस्लीम करते हैं, लेकिन उससे डिसएग्री करने की, उससे इख्तलाफ करने का राइट भी हमारे पास मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये ऑर्डर शायद कानून के अंदर मुनासिब नहीं था, इस वजह से कि इमरान खान साहब ने जो बात की, अगर वो उस पैराहे के अंदर भी देखी जाए कि नहीं उसका कोई ताल्लुक नहीं था, शहबाज गिल साहब का कोई हालत ख़राब नहीं थी और ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त था, मैजिस्ट्रेट साहिबा का या ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त था और कोई ज़रूरत नहीं थी इमरान खान साहब को बात करने की, अगर ये भी बात तस्लीम कर ली जाए कि उसका कोई पस मंज़र नहीं, तो जब इमरान खान साहब ने या किसी भी सियासी लीडर ने एक दफ़ा वो आके अदालत में कह दे कि मैं इसके ऊपर पशेमान हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद नहीं था, और मुआवनीन अदालत के जो अदालत ने ख़ुद अपॉइंट किए हों, इमरान खान साहब की तरफ से अपॉइंट नहीं हुए बल्कि उसमें मखदूम अली खान साहब तो अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट के हैं उनकी तरफ से नाम प्रपोज करके अपॉइंट किए गए, जब तमाम मुआवनीन भी कहें कि अब बात काफ़ी हो चुकी है, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ऑन पब्लिक रिकॉर्ड पे है कि मैं अदालत की इज़्ज़त करता हूँ, मेरी अदालत से कोई लड़ाई नहीं, मैंने एक पस मंज़र के अंदर ये बात की थी, मैं अल्फाज वापस लेना चाहता हूँ, मुझे उस पर निदामत है, तो इसके बाद चार्ज फ्रेम करने की मेरा ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बहस होती रहेगी, लेकिन जहाँ पे एक तरफ इमरान खान ने बतौर सियासी लीडर अपना एक सियासी मौक़िफ़ रखा, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि अदालत ने भी शायद अपने आप को एक बंद गली में फंसा लिया कि अब आपने चार्ज फ्रेम कर दिया है, अब उसका एक ट्रायल होगा, ट्रायल के अंदर इमरान खान साहब फिर माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि एक इतनी बड़ी सियासी हलचल आप एक ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर लेके आएंगे, एक ऐसे शख्स के खिलाफ लेके आएंगे जो कह रहा है मैं अल्फाज भी वापस कर लेना चाहता हूं, मेरी कोई आपसे लड़ाई नहीं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मुझे निदामत है इन अल्फाज के ऊपर, ये तमाम चीज़ें कहने के बावजूद भी अगर आप इतना बड़ा इसका सियासी कॉन्सिक्वेंस करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये कंटेम्प्ट की और उस स्पिरिट की जो जस्टिस अतर मनीला साहब ख़ास तौर पे हमेशा अपने तमाम केसेस के अंदर कहते आए हैं कि अदालत की ईगोज इन चीज़ों में नहीं फंसी होती, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी अगर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती तो ज़्यादा मुनासिब। साद रसूल साहब, एक और कानूनी नुक्ता आपसे ही जानने, अदील वड़ाई साहब, उसके बाद सियासी एक मामला है वो आपकी तरफ लेकर आऊँगी। अदालत ने कल कहा कि ये क्रिमिनल तौहीन की है इमरान खान साहब ने और ये बड़ा संगीन मामला है, दुनिया भर में क्रिमिनल तौहीन पर कार्रवाई होती है और हम तो करेंगे। ये बताइएगा कि दुनिया भर में तौहीन अदालत पर किस किस्म की कार्रवाई होती है, चूंकि अदालत ने इसका हवाला दिया। देखिए, अदालत ने कहा कि क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन है। मैं इसको वजाहत करता चलूँ कि कानून में, हमारे कानून में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के नीचे सेक्शन आर्टिकल 204 आइन के नीचे और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के नीचे 3 किस्म की कंटेम्प्ट्स होती हैं जी। एक कंटेम्प्ट होती है जिसको कहते हैं जुडिशल कंटेम्प्ट, यानी कि आपने किसी जज साहब को के ख़िलाफ़ कोई बात की, कोई गलत बात की, कोई उनकी पर्सनल बात की, कोई और इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया जिससे सिर्फ जज साहब स्कैंडलाइज हों, किसी जज के बारे में बात हो जी।
अदालत यहां पे कहती है कि इसमें कुछ आंसर जुडिशल कंटेम्प्ट का है। दूसरी कंटेम्प्ट होती है सिविल कंटेम्प्ट, जो यूसुफज़ा गिलानी साहब पे लगी थी। सिविल कंटेम्प्ट वो होती है जहां पे आपने किसी जज के खिलाफ बात ना की हो, अदालत के खिलाफ बात ना की हो, लेकिन अदालत का एक हुक्म है उसको मानने से इनकार कर दिया हो। लेट्स से कि अदालत एक हुक्म करे कि आप और मैं ये शो आज नहीं करेंगे, और हम उसके बावजूद, अदालत के हुक्म के बावजूद ये शो कर दें, तो हमने एक सिविल कंटेम्प्ट की। ठीक है। तीसरी कंटेम्प्ट होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जहां पे कोई शख्स इस तरह का काम करता है जिसमें जस्टिस के प्रोसेस को, अदालत के इंसाफ देने के प्रोसेस के अंदर वो हायल हो जाए। यहां पे अदालत का कहना है कि इमरान खान साहब इंसाफ देने के प्रोसेस के अंदर हायल हो गए हैं। ये बात मेरे से थोड़ी सी, मुझे ये बात समझ नहीं आई। शहबाज गिल साहब का मैटर चल रहा है, उसके अंदर अदालत जो है वो उसकी अपील सुन रही है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट कि हम मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या उन्हें पशेमान होना चाहिए अपने फैसले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा असरअंदाज हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस नहीं कर सकेगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट यूजुअली उन चीजों के अंदर होती है जहां पे कोई शख्स अदालत के जो मुकदमा अदालत सुन रही हो उसके अंदर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। वो गवाहान को अदालत में पेश ना होने दे, जस्टिस का प्रोसेस रोक दे, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। वो दीगर इस तरह के काम करे जिससे प्रोसीडिंग्स ना हो सके, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। यहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाने को तो आप लगा सकते हैं, मैं जो बात कर रहा हूं ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर के जुमरे के अंदर अगर अदालत स्ट्रेच करना चाहे तो लगा सकती है। लेकिन तमाम अवाम देख रही है, कानूनदान देख रहे हैं, आपके अपने मुआवनीन देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कंटेम्प्ट के चार्जेस जो हैं ये शायद खैर मुनासिब। ठीक है, बहरहाल ये अदालती मामला है और इमरान खान साहब को एक बार फिर अदालत ने बुला भी रखा है। सियासी मामले की तरफ वापस आते हैं अदील वड़ाई साहब। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पंजाब में -1 हो, इससे पहले हम विफाक में कुछ माइनस कर लें। वो जो इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, आप समझते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और विफाक को तहरीक इंसाफ से ऐसा खतरा है? देखें, पंजाब में जो हुकूमत है ना वो तब्दील हो सकती है अगर उसमें काफ लीग किरदार अदा करे। इसके अलावा अगर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ के हुकूमत गिरा ले, तो ये इतना आसान नहीं है। उसकी एक रीज़न है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर लोग तोड़े जाएंगे, उन पे जो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, उनको तोड़ने के बाद उनको ज़ाहिर अकोमोडेट करना है मुस्लिम लीग नून ने। इससे पहले मुस्लिम लीग नून इन लोगों को अकोमोडेट करके बड़ा नुकसान उठा चुकी है, और उसके बाद नून लीग ने यह पॉलिसी भी बनाई है कि हमने आने वाले इलेक्शन में जो डिफेक्टर्स हैं, जिन्होंने डिफेक्शन की है, उनको हमने टिकट नहीं देने, और ये जो सारी नुकसान की जिम्मेदारी हालिया ज़िमनी इलेक्शन में ये सारी उन पे डाल दी गई है। और ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उन्हें ये अकोमोडेट नहीं किया जा सका ठीक तरीके से, तो ये जिम्मेदारी तो नून लीग खुद उठाने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जाएं। और ये इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में, और वो लोग भी क्यों रिस्क लेंगे, वो लोग क्यों अपनी पार्टी से गद्दारी करेंगे या धोखा देंगे? उनको मिलेगा क्या जब उन्हें नजर आ रहा है कि अब नून लीग ने या दीगर जमातों ने हमें अकोमोडेट नहीं करना, ना वो कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में काफ लीग का किरदार बड़ा अहम है। अगर काफ लीग के साथ चीजें चल रही हैं और इसमें जो बताया जा रहा है कि चौधरी शुजात का जो रोल है काफ लीग के लोग तोड़ने के हवाले से, वो बड़ा अहम हो सकता है। और उसमें उनको एक लीगल, उनके पास प्रोटेक्शन है, उनके पास वो जो छतरी है लीगल, उस अम्ब्रेला के अंडर अगर ये लोग तोड़ सकेंगे तो ये दंड डल सकता है और उसमें कार्रवाई भी नहीं होगी। और उस सूरत में ये चीज सामने आई है कि ऐसा होता है, तहरीक इंसाफ हो जाएगी कामयाब? जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हो सकते हैं हम पहले विफाक में तब्दीली ले आए, हुकूमत तब्दील करते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके लिए पार्लिमान में वापस आना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लिमान में वापस नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे तब्दीली लेकर आएगी? और ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही वफाक में कि ये वफाक में ये हुकूमत गिरा सकें। अलबत्ता ये अपनी पंजाब में हुकूमत बचा लें और काफ लीग के जो लोग हैं उनको एंगेज रखें, तो ये बड़ी बात होगी।
सही, आप कह रहे हैं कि विफाक में कुछ ऐसा बज़ाहिर होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर पंजाब में भी होता है तो इसकी भी एक बड़ी गेम है। पहले जो बंदे तोड़े उन्हें ही साद रसूल साहब ये जमातें अकोमोडेट नहीं कर सकी, MQM भी गिले शिकवे कर रही है हुकूमत से, तो बाकी लोगों को ये कैसे एडजस्ट करेंगे। बहरहाल आप समझते हैं कि इतना आसान है अब तहरीक इंसाफ के लिए विफाक की हुकूमत को रुखसत करना, या फिर विफाक के लिए पंजाब में जैसा कि तहरीक इंसाफ खदशे का इजहार कर रही है कि हो सकता है यहाँ पर -1 हो जाए, इमरान खान को जो नॉकआउट करने की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, इमरान खान साहब को नॉकआउट करने के लिए तो बहुत से तरीके, आप उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दें वो नॉकआउट हो जाएंगे, आप उनका जल्दी जल्दी मुकदमा सुन के तो किसी और चीज़ के अंदर उनको सज़ा दे दें वो नॉकआउट हो जाएंगे। ये बात तो माजी के अंदर भी होती रही है, ये आज भी हो सकती है या आइंदा भी हो सकती है। इमरान खान साहब को नॉकआउट करने के बड़े तरीके हैं। सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब नॉकआउट हो भी जाएंगे, लेट्स इमेजिन कि इमरान खान साहब को आपने कंटेम्प्ट के अंदर या किसी और केस के अंदर आपने उनको कन्विक्ट कर दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, मैं कहता हूं कि इसको मजीद बढ़ा देते हैं, आप उनको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो उस 80% पॉपुलेशन का क्या करेंगे जो इमरान खान साहब के साथ है, उसका क्या करेंगे? क्या इस वक्त लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब के बगैर, क्या इस वक्त किसी का ख्याल है कि इमरान खान साहब के बगैर इस मुल्क की सियासत आगे चल सकती है? क्या इस वक्त आप और मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आज ज़रा वज़ीर आज़म की मसरूफियात बता दें कि क्या हैं। अदील वलायत साहब इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, ज़रा मुझे बताएं कि आज वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या थी। हमें ये पता नहीं कि वज़ीर आज़म लेकिन रात को। रसूल साहब, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, देखें, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो नवाज शरीफ साहब के साथ लाखों लोग क्या नहीं थे? क्या उनकी फॉलोइंग नहीं थी? क्या इसकी अदालती नज़ीरें मौजूद नहीं है? नहीं, और नवाज शरीफ साहब की जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी उस वक्त पॉलिटिकल हमारा जो डायस्पोरा था वो रेगुलर स्प्लिट था, आधे लोग इस तरफ थे, आधे लोग इस तरफ थे। इस वजह से एक सिस्टम चल पड़ा। क्या अदील वलायत साहब, आपका यह ख्याल है कि इस वक्त आधे लोग पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ हैं और आधे लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं? जो पोल नंबर्स आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, आपका पाकिस्तान की नब्ज़ के ऊपर हाथ है, आपने नहीं देखा कि क्या हुआ उन लोगों के साथ जो इमरान खान को छोड़ के ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर गए? इस वक्त इमरान खान जिन 9 सीटों के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन वो जो कि अगले 1.5 साल इलेक्शन करवा नहीं सकता था, जिसने फिर बाई इलेक्शन अनाउंस करवाए, अब फिर डिले करवा रहा है, वो क्यों डिले करवा रहा है? सिर्फ बारिश के सैलाब की वजह से डिले करवा रहा है क्या? या इसके अंदर एक्चुअल रियल फियर भी है कि इमरान खान साहब स्वीप कर जाएंगे? देखिए, हम कानूनी रियलिटीज़ को, कानून की चीज़ों को हम देख भी सकते हैं, उसके अंदर इमरान खान साहब की गलतियां भी ढूंढ सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, उनको टेक्निकली नॉकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन जो सियासत की इस वक्त रियलिटी है, आप देखिए, जो इमरान खान साहब ने भी जलसा किया उसी जगह पे, उसी शहर में वापस मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया। अदील वलायत साहब हम मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि उसका कोई मवाजना नहीं है, कोई लोगों का जो सपोर्ट है उसका मुआवजना नहीं है। आप ये कर सकते हैं जिस तरह माजी के अंदर पाकिस्तान में हुआ कि आप 20, 30, 40% की एक पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अगर आप देख लें कि आप उनको टेक्निकल नॉकआउट कर दें या वैसे नॉकआउट कर दें और एक आमरीत या किसी और तरीके से सिस्टम को चलाना शुरू कर दें, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस तरह की इक्वेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के माजी में नहीं आई कि आपके तमाम पोल नंबर्स कह रहे हों कि 70% से ज्यादा लोग एक शख्स के साथ हैं, आप उसे डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे तो उसको सियासत से कैसे निकालेंगे? मैं एक जुमला हमने इस वक्त देखा, कल से बात हो रही है, शामी साहब के शो पे मैं कल परसों था, बात हो रही थी कि मालिक साहब गए लंदन में, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अगले मेजर फैसले कर रहे हैं आगे आने वाले तमाम। नवाज शरीफ साहब सियासत से डिस्क्वालीफाइड हैं, फिर भी तमाम फैसले कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई करके उनसे फैसले कैसे वापस लेंगे? आवाम का एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनको फॉलो कर रहा है, ये बात टेक्निकल नॉकआउट से नहीं बचेगी। ठीक है अदील वड़ाई साहब, मुझे ब्रेक की जाने भी बढ़ना है। साद रसूल साहब ने आपसे भी चंद सवालात उठाए, आप उनका जवाब दे दीजिए 1 मिनट में, फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। देखें, सियासत से तो कोई किसी को आउट नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को आप सियासत से आउट नहीं कर सके, मरियम नवाज साहिबा को सियासत से आउट नहीं कर सके, आज भी बड़े फैसलों में उनका अहम किरदार है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की बेबसी भी तो आप देखें कि मियां नवाज शरीफ उनकी जमात के नंबर्स होने के बावजूद
सिस्टम से आउट हैं, उनकी जो बेबसी है वो अपनी पार्टी से नाराज हैं, बहुत सी चीजें नहीं कर पा रहे। इमरान खान की इसी तरह पंजाब में हुकूमत है, लेकिन इमरान खान साहब की मर्जी की चीजें नहीं हो रही। वो कोई चौधरी परवेज लाई की क़यादत में जो हुकूमत है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो बहुत नाला हैं, वो शिकवे कर रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई उस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रिएक्ट कर सकती थी, वफाकी हुकूमत के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकती थी, वो नहीं कर पा रही। तो बड़ा मैटर करता है। सियासत तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर कोई सिस्टम से आउट हो जाता है, पार्लियामान से आउट हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा धचका होता है। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन और -1 वाला जो मामला है, इसमें अभी तो तोशा खाना वाला मामला शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो इलेक्शन कमीशन में मामलात अभी चल रहे हैं, अभी तो पार्टी फंडिंग वाले मामलात अभी आगे चल रहे हैं। अभी जिस बुनियाद पे ये -1 की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं, वो तो खुद इस नहज पे लेके आए। कल तो ये मामला साद रसूल साहब क्या इमरान खान खुद खत्म नहीं कर सकते थे? कर सकते थे और करना चाहिए था। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, अदालत को नहज तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्या इमरान खान साहब के अपने पास 6 मरतबा अदालत ने उनको जो मौका दिया, इमरान खान साहब के पास खुद ये इख्तियार नहीं था, उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, अदालत कहती रही कि अगर आप किसी भी मरहले पर अगर गैर मशरूत माफी मांग लेते हैं तो अदालत इस मामले को देख सकती है। बहरहाल इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़े हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए हैं उस पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए हैं। सैलाब की सूरत हाल की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, क्योंकि हमारी पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, कांस्टेबलरी, इंतज़ामी और दीगर अफसर जो इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किए गए थे, ज़रूरी इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन की महफूज मकामात पर आबादकारी में मसरूफ़ हैं। इस वजह से ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी किया गया। लेकिन सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी शामिल है। पीपल्स पार्टी ने इस मामले पर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा दिया है। अदील वड़ाई साहब, आप समझते हैं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों की तरफ से आ रहे हैं, वो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात मुलतवी किए हैं, या फिर जो जवाब इलेक्शन कमीशन दे रही है वजह वही है? ये इलेक्शन मुलतवी होने का सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि नज़र आ रहा है कि इस वक्त इलेक्शन के जो नताइज होने थे इन 13 हलकों में, और इन 13 हलकों में से भी उन 9 हलकों में जहां पर 25 तारीख को इलेक्शन होने थे, जहां से इमरान खान खुद हर नशिस्त पर खड़े थे, उसके नताइज सबके सामने थे। तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो तो इमरान खान साहब को, उनकी जमात को हुआ है। अगरचे उन्होंने पार्लियामान में नहीं आना था, लेकिन जो अक्सरियत को बढ़ाने के हवाले से जो प्लान था पीडीएम जमातों का, और उसको धचका लगना था इमरान खान के जीतने से। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने सारी नशिस्तें जीतने के बाद छोड़ देनी थी, और जो अक्सरियत हासिल करना चाह रही थी पीडीएम जमातें, वो नहीं हो सकता था। अच्छा, ये जो मामला है, अब चूंकि इसे टेक्निकल बुनियादों पर ये इलेक्शन आगे गया है, उसमें रीज़न क्या बताई गई है? सैलाब की वजह से जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सिक्योरिटी एहलकार अवेलेबल नहीं है, जो फोर्सेस हैं हमारी वो एंगेज्ड हैं। तो इसमें जो मेरे सामने जो शेड्यूल है जिसे मनसूख किया गया है, अगर इसको मैं देखूं तो इसमें तो जो अक्सरियती हलके हैं उनमें तो सैलाब आया ही नहीं है, उनमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ही नहीं हुआ, सुनामी तो नहीं आई वहां पे। पुलिस उन हलकों में, जी साद रसूल साहब क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सैलाब नहीं आया, कहीं सुनामी तो नहीं आ गई जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दी? देखें, लग तो ऐसे ही रहा है। उसकी रीजन ये है, अब हम बात करते हैं मुल्तान, शेखुपुरा, बहावल नगर। अच्छा, इसमें मर्दान चारसदा की हद तक हम देख सकते हैं कि उसमें नुकसानात हुए हैं। फिर पिशावर, कुरम, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मलीर, कोरंगी, कराची साउथ, खानेवाल। अब इसमें तो जी ये पेश की जा रही है, जी हमने अपने जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे रिपोर्ट मंगवाई है। आज तक, इससे पहले भी उमेर उबाब, इससे पहले जब भी इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं, सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट ली जाती है। यहां इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों से कहां रिपोर्ट ली है? कोई रिपोर्ट नहीं ली। अच्छा। इन्होंने पहली मर्तबा
अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स पे इत्तफाक किया है। जहां तक मामला है पुलिस का, पुलिस तो इन इलाकों में एंगेज्ड ही नहीं है, पुलिस अवेलेबल है और इलेक्शन कमीशन ने बहुत से इलेक्शन ऐसे करवाए हैं जो पुलिस की मौजूदगी में कराए हैं और जो दीगर फोर्सेस होती हैं वो तो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे होती हैं। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखा, उसमें जो पुलिस की निगरानी में इलेक्शन हुए थे। तो ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं और इलेक्शन कमीशन इससे पहले जब लोगों की मजबूरियों की बात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन का सेकंड फेज था और उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि वो मुलतवी कर दिया जाए बर्फबारी की वजह से। वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये आईनी और कानूनी मामला है, इसमें हम मुलतवी नहीं कर सकते। वो मुलतवी नहीं हुए थे और वो फेज हुआ था। तो ये बड़ा हैरान कुन है, ये जो अचानक से चीजें सामने आई हैं, इसमें सूबाई हुकूमतों से मुशावरत नहीं हुई, इसमें वफाकी हुकूमत से अगर मुशावरत हुई भी है तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लाई गई। तो ये इतना बड़ा फैसला किया गया है जिसमें एक आईनी डेडलाइन भी थी और इन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल नहीं है, इन इलाकों में तबाहकारी उस तरह नहीं है, इन इलाकों में सरकारी मशीनरी उस तरह एंगेज नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन ही बेहतर बता सकता है कि उसने ये ऐसा क्यों किया। ठीक है साद रसूल साहब, अदील वड़ाइस ने जैसे सारे हकाइक जो हैं वो सामने रख दिए हैं, सारी सूरत हाल रख दी है कि कैसी कैसी सूरत हाल में भी इलेक्शन होता रहा और पुलिस के हवाले से भी उन्होंने बता दिया कि पुलिस हमारी अवेलेबल है। अब सवाल ये बनता है कि एक इतना बड़ा इदारा जिसे बनाया इसीलिए कि आपने इलेक्शन कराने, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कराने की ही है, तो क्या वो ये काम भी नहीं बखूबी अंजाम दे सकता? पुलिस के हवाले से तो उन्होंने बता दिया कि वो तो इधर है, वो तो अवेलेबल है। देखिए, मैं बाकी बातें एक तरफ, मैं अदील वड़ाइच साहब से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। इस वजह से कि मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी इन हलकों के अंदर डूबना था वो डूब गया है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा इलेक्शन। मैं तो इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल साथ हूँ इसमें। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अब वो जिन चीज़ों पे तकिया था, जिस सपोर्ट पे, जिन चीज़ों पे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तकिया था, वो डूब गया है। वो उसको आप बारिश में डूबना कह दें, अवाम के जज्बात में डूबना कह दें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में डूबना कह दें, वो डूब गया है। अब जब वो डूब चुका है तो जब तक कुछ उसमें से वापस बरामद नहीं कर लिया जाता, कुछ थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक इन इलाकों के अंदर इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बल्कि मेरी तो अगर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो इतने मुअज़्ज़ब हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर वो मेरी गुजारिश माने तो अनाउंस कर दें कि सारे पाकिस्तान के अंदर ही वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डूब चुका है। क्योंकि ये अब 2, 4, 5 हलकों की बात नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर वो जो बारिशें आई हैं, उसे आप इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की बारिश भी कह सकते हैं, उसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बेसिस पे इलेक्शन होना था वो डूब चुका है। मेरा ख्याल है कि सारे इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए। अभी हमें अगले चंद साल जब तक वापस उसमें से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगली गुजारिश आपकी यही है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाए? नहीं, जनरल इलेक्शन क्या करना, चीजें डूब चुकी हैं। ठीक है। और बात, जब चीजें डूब जाएं तो जनरल इलेक्शन कैसे होगा? भाई अदील वड़ाइच साहब भी जानते हैं और हम सबसे बेहतर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जानते हैं कि जब जिसको पंजाबी में कहते हैं बेड़ा ही तर जाए, ठीक है, तो कैसे होगा इलेक्शन? मेरा ख्याल है ऐसे मौसम में बिल्कुल नहीं हो सकता। इलेक्शन से आगे बढ़ते हैं साद रसूल साहब, अदील वड़ाइच साहब, एक और मामला तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों का मामला, ये क्या मामला चल रहा है? कहा जा रहा है कि कंप्यूटर ने एक ही लूप में सबका रख के वो इस्तीफे दे दिए, कुछ इससे राजी है, कुछ इनकार कर रहे हैं, ये क्या कहानी चल निकली है? देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और उसमें जो स्पीकर के इख्तियारात थे, स्पीकर के इख्तियारात में अदालत ने वाज़े कर दिया कि हम पार्लिमान के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, तो मुझे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली लगती है कि इस तरह से फिर आप अपनी ये नशिस्तें जो हैं वो बचा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने जब इस्तीफ़े दिए, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो स्पीकर साहब हैं वो इस अंदाज में सिलेक्टेड हलकों में जो हैं वो इस्तीफे जहां सैलाब ना आया हो, यहाँ पर फिर इलेक्शन करवा। उसके बाद फिर ये इंडिविजुअली लोग अब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो टाइपिंग हुई। अच्छा, वो इस्तीफे बने तो वैसे ऐसे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इस्तीफे पार्टी के लेटर हेड पे बने ऐसे ही थे, दस्तखत इन लोगों से करवाए गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद इनको बुलवाया गया तस्दीक के लिए। तो मुझे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली लगती है, क्योंकि कानूनी मैदान में ये जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उनकी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमने पार्लियामेंट के मामलात में उनकी जो पावर्स हैं, जो स्पीकर की पावर्स हैं, उसमें मुदाखलत नहीं करनी, और उसमें आइन ने ये बात वाजे कर दी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में ये नशिस्तें, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी ये इलेक्शन ना हो, ये इलेक्शन ना हो इन हलकों में, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन हो गया, इन्हें कानूनी तौर पर वो रिलीफ इन्हें नहीं जब मिला, तो इमरान खान साहब ने खुद उतरने का फैसला कर लिया इन हलकों में। तो उसके बाद ये जो हिकमत अमली है ये इनकी कारगर होती जो है वो नजर आ रही है। एक मरतबा फिर ये कानूनी मैदान में ये सियासी तौर पर इस मामले को लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर सियासी तौर पर इनको फायदा मिलता नजर आ रहा है। सही। पीपल्स पार्टी को क्या फायदा या नुकसान होगा सादर रसूल साहब? पीपल्स पार्टी तो अदालत चली भी गई है, तहरीक इंसाफ ने तो अभी अदालत जाने का फैसला किया ही है, अभी जाएगी वो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया इसके खिलाफ। पीपल्स पार्टी को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, वो अपनी एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। वो अगले इलेक्शन को देख रहे हैं जो जनरल इलेक्शन है। इस हलके में से इन हलकों के अंदर अगर इलेक्शन हो जाए तो पीपल्स पार्टी को तो क्या ही मिलना, वो तो मेरे से बेहतर जो लोग पोल्स कर रहे हैं हलकों में वो बता सकते हैं कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी की कोई ज़्यादा स्टेक्स नहीं है। क्योंकि उनके ज़्यादा स्टेक्स नहीं है तो कितनी अच्छी बात है, आपको एक फ्री फायर मिल गया, आपके स्टेक्स हैं कोई नहीं, आपने अदालत के अंदर पिटीशन फाइल कर दी, क्योंकि इलेक्शन हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन ना हो तो भी आपके नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा कि क्यों ना अपने आप को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पेश किया जाए जो कि अदालत में गई है इलेक्शन करवाने के लिए, ताकि जब जनरल इलेक्शन की बात आए और इमरान खान साहब ये कहें कि ये लोग भाग गए और इनको मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि इलेक्शन करवाएं, ये लोगों से डरते हैं, ये पोल पे जाना नहीं चाहते, तो पीपल्स पार्टी के पास एक प्लॉजिबल सा जवाब हो जो शहरी रहमान साहिबा, बिलावल साहब इस तरह के 4-5 लोग कहें कि हम तो जी अदालत लेके गए थे कि फौरन करवाएं इलेक्शंस। जी साहब, तो उससे पीपल्स पार्टी का ये सिर्फ एक नैरेटिव की पिटिशन है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनकी सियासत में कोई फर्क पड़ता। ठीक है जी, आप समझते हैं कि इससे कोई पीपल्स पार्टी की सियासत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। IMF पैकेज के तहत पहली किस्त पाकिस्तान आ चुकी है, जिसे आए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमारी मईशत अभी संभली नहीं है और डॉलर भी ऊपर जा रहा है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों में अरकान पार्लियामेंट लॉजेस सजाने के लिए बाजिद हैं, जिसके लिए CDA ने पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन और आराइश के लिए सादर रसूल साहब 32 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं कि बल्कि 32 करोड़ रुपया हमें ज़रूर देना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर पैसे हमारे पास हों तो वो भी दे दें, बल्कि अगर एक वहाँ पे लंगर खाना भी बना दें, क्योंकि मेरा ख्याल है उनके पास पार्लियामेंटेरियंस के पास तो रोटी शोटी के भी पैसे कम ही होंगे, उनको तो बड़ी ज़रूरत है इस 32 करोड़ रुपए की। हम सबको बल्कि चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता ना एक नया अकाउंट बनाएं, जिस तरह भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सैलाब का अकाउंट बनाया ना, उसमें क्या पैसे देने, सैलाब ज़दगान के पास तो पूरा मुल्क है पाकिस्तान का, ये पार्लियामेंटेरियंस के पास असल में पैसे ऐसे नहीं है। हमें एक नया अकाउंट बना के इनको थोड़ा चंदा भी देना चाहिए, और आराइश वगैरह के लिए और उनकी चीज़ों को बेहतर करने के लिए 32 करोड़ रुपया तो बहुत कम है। ये पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान की इतनी खिदमत करते हैं, इतनी ये मेहनत के साथ काम करते हैं, आवाम का इतना दुख है इनके दिल में, हर एक बंदा अपने अपने हलके में जाके अपनी जेब से लोगों को पैसे दे रहा है, सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा है। आपको पता ही है कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर, एवनफील्ड हो, सरे महल हो, दीगर दुबई के प्लाजाज हों, उन्होंने अपने प्लाजे बेच के पाकिस्तान के अंदर अपने अपने पैसे ले आए हैं सिर्फ हमारे मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए। 32 करोड़ रुपया तो इस खिदमत का बड़ा कम है। CDA को चाहिए थोड़े ज़्यादा पैसे दें, और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन उसके ऊपर साइन करके दें। कैसी इनकी आराइश में कमी आएगी? ख्वाहिश गलत नहीं है, लेकिन एक वक्त होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करने का, तो ख्वाहिश तो ये कभी मुनासिब नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये 2 महीने पहले 32 करोड़ रुपए मांगे होते तो वक्त बिल्कुल ठीक था। फिर तो हमें चाहिए था कि फ़ौरन अपनी अपनी जेबों से भी दे देते। को खुदा का खौफ करें और को मुल्क के ऊपर रहम करें, को खुदा का खौफ करें। पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर 32 करोड़ रुपए देने से बेहतर है कि इसके कुछ थोड़े से चेंज कराएं और उन लोगों को दें जिनके पास रोटी, पानी, बिजली, दवाइयों के पैसे नहीं है। अदील बड़ाई साहब के जाने बातें। अदील बड़ाई साहब, मईशत हमारी कैसी है वो आपके सामने है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? 32 करोड़ रुपए मांग लिए CDA ने और ये लोग चाह रहे हैं कि इनके वो जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उसकी तज़ीन और आराइश हो जाए। देखें, मैं तो इस वक्त के जो जिनके ये नुमाइंदे हैं ना,
उनकी हालत ज़ार पे बात करना चाहूँगा। अदील साहब जरा ये भी बता दें कि पार्लियामेंट्री लॉजेस भी डूबे हुए हैं सैलाब में इस वक्त। नहीं, बिल्कुल इशारा दस्तूर पे मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई, लेकिन साद रसूल साहब, मैं ये जिनके ये नुमाइंदे हैं उनकी हालत ज़ार पे बात करना जा रहा हूँ। देखें, आने वाले दिनों में ये जो सैलाब के बाद एक जब बड़ा सैलाब महंगाई का आने वाला है, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो डॉलर की सूरत हाल ही हमसे नहीं संभल रही। IMF का पैकेज मंजूर होने के बाद रकम आनी शुरू हो गई उसके बाद, और अब तो सैलाब की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, हमने बहुत सी फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है ये तो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर डॉलर जब ऊपर जाएगा इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमने जो कमिटमेंट्स दी IMF को, उन कमिटमेंट्स में 70 से 80 रुपए सिर्फ टैक्सेस की मद में आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक तो डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, उसके बाद अगरचे आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं, खुर्दनी तेल की भी नीचे आ रही हैं और जो पेट्रोलियम मसनूआत की भी नीचे आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके बावजूद आने वाले दिनों में हमें IMF से जो पैकेज मिलने के बावजूद और इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी अपना किरदार अदा कर रही है। जो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में जो पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हुए लोग हैं और जो पार्लिमान में बैठे हुए लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस वक्त फिक्र करने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि अभी ना सही, अभी ठीक है आपने इलेक्शन मुलतवी हो गए, ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो गए, आम इंतखाबात भी चलें, अगस्त तक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने जा रहा है कि उसके बाद अवाम में जाना इनके लिए आसान नहीं होगा। और एक जानिब इमरान खान अपना नैरेटिव उनका जो है उनका बयानिया जीत रहा है, दूसरी जानिब लोगों की सफरिंग्स बढ़ती जा रही हैं। और उसके साथ ऐसी जब खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि जो हमारी अशराफिया है वो अपनी रिहाइश गाहों पर, वो अपने रहने की जगह पर, इस्लामाबाद के सबसे महफूज तरीन जगह पर रेड जोन में वो 32 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, ऐसी खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि जिनसे आप उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं वो आपके बजाय अपने घरों की तज़ीन और आराइश का इस मुश्किल वक्त में सोच रहे हैं। तो आपकी ख्वाहिश दुरुस्त, लेकिन इस वक्त का तकाजा कुछ और है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।